हेलो फ्रेंड्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और ये वीडियो फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, यहाँ जो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हिंदी मेजर 2 का, जिसमें आपको पढ़ना है उत्तर मध्यकाल। इसका सिलेबस यहाँ पर है। उत्तर मध्यकाल का नामकरण, रीतिकालीन परिस्थितियाँ, रीतिकालीन काव्य भाषा, रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ। ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 2 वालों के मेजर पेपर 2 में दिया हुआ है। बाकी अगर आप अदर भी यूनिवर्सिटी से हैं और ये आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है फ्रेंड्स। और चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आप लोग के लिए ही स्पेशल बनाया गया, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, अच्छा, रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ, उसके बाद रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ, रीतिकालीन भक्ति का स्वरूप, तो ये सारा कुछ बताने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर में फ्रेंड्स एक ही चैप्टर बताएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 उत्तर मध्यकाल का नामकरण। तो उत्तर मध्यकाल का नामकरण कैसे कैसे पड़ता है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, तो सभी का अलग अलग काल विभाजन है। बाकी आचार्य शुक्ल जी जो हैं हिंदी इतिहास के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो उनके अनुसार जो है पहला है आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। फिर भक्ति काल है, पूर्व मध्य काल कहते हैं। रीति काल है, उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। और गद्य काल है, आधुनिक काल। लेकिन हम लोग को पढ़ना इसमें क्या है, रीति काल पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है, रीति काल, जिसको उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। 1700 से 1900 ईस्वी के बीच में यह जो समय क्षण से, इसमें देश आज़ाद नहीं हुआ है। ठीक है, और अंग्रेज भारत छोड़कर गए भी नहीं हैं। और यहाँ अभी 1857 का लड़ाई भी होना है। तो उस समय का जो है किस प्रकार से हिंदी साहित्य में उतार चढ़ाव आता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। किस प्रकार से विकास होता है, क्या कुछ होता है, सारा कुछ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए, विभिन्न विद्वानों में मतभेद के कारण उत्तर मध्य काल के नामकरण अपने तर्कों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं। ठीक है, जिनका जो तर्क था अपने तर्क के अनुसार दिए, जिनको जो अच्छा लगा उसके अनुसार दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिश्र बंधु क्या बोले हैं। मिश्र बंधु बोले हैं अलंकृत काल। इस समय को यानी कि 1700 से लेकर 1900 ईस्वी को बोले हैं अलंकृत काल। वही रामचंद्र शुक्ल जी बोले हैं रीति काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल बोले हैं कला काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बोले हैं श्रृंगार काल। तो ये अलग अलग लेखक या फिर कवि क्यों अलग अलग बोले हैं, तो उसके प्रति कुछ कारण थे स्टूडेंट्स। ठीक है, उस जो कारण था उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे तक देखना है। ठीक है, देखिए, मिश्र बंधु अलंकृत काल क्यों बोलते हैं। इस काल की कविता में अलंकारों की प्रधानता को देखते हुए मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। जो यह इस समय का जो कविताएं थी, जितने भी कवि कविताएं लिखते थे, उनके कविताओं में अलंकारों की प्रधानता रहती थी। ठीक है, अलंकार आप लोग को पता होगा, अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक हो गया, जितने भी अलंकार हैं फ्रेंड्स, वो सारा कुछ अलंकारों का प्रधानता देखा गया। ठीक है, तो उसी सब के कारण मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। इनका भी कहना एक तरह से ठीक ही था। ठीक है, अलंकारों का प्रधानता इसी काल में देखा गया, रीति काल में ही। उधर भी थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने इस युग का नामकरण करते हुए कहा कि रीतिकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किया है, उतना अन्य किसी भी काल में कवियों ने नहीं किया। ठीक है, रीति काल में जितना कवि अलंकारों का प्रयोग किए हैं उतना अन्य किसी काल में नहीं किए हैं, इनका कहना ये था। ठीक है, तो इसलिए ये बोल रहे हैं अलंकृत काल। अब इस प्रकृति के कारण यह अलंकृत काल है। यह काल एक काल नहीं हुआ। ठीक है, इस काल को अलंकृत काल कहने का दूसरा कारण यह है कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपण ग्रंथों के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की। अलंकारों के प्रति इनका रुझान बढ़ता गया। ठीक है, तो अलंकृत काल बोल दिया गया। किनके द्वारा बोला गया, मिश्र बंधु के द्वारा। ये याद रखना है कि किसके द्वारा क्या बोला गया। अब देखते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल बोलते हैं ये। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या बोलते हैं, कला काल। तो इसको देखते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक पक्षों में कला विशिष्ट को ध्यान में रखते हुए इस काल को कला काल नाम दिया है। ये जो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं, ये सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक पक्ष में कला विशिष्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इस समय जो था कलाओं का विकास हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसका जो नाम रखा गया कला काल। जैसे कि ये समय जो था मुग़लों का भी थोड़ा रहा, अंग्रेज़ों का भी रहा। तो मुग़ल लोग जो है ताजमहल बनवा दिए और क्या कितने सारी चीज़ बनवाए। तो ये जो समय था उस समय था कला का।
ठीक है। उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का संपूर्ण शासनकाल कला विशिष्ट था। इस युग में एक और स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में काल के गाल का स्वरूप बनकर प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर हिंदी कविता भी कलात्मकता से संयुक्त हुई। इस काल के कवियों ने विषय की अपेक्षा शैली की ओर अधिक ध्यान दिया। जो कलात्मकता था स्टूडेंट्स इस समय में, रीतिकाल में, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग हुए बिना न रह सका, अतः यह कला काल है। उनकी जो चित्रकला भी थी, कविता में चित्रकला था, वो भी इस समय में देखने को मिलने लगा। ठीक है, योग हुआ, मिल गया। अब देखिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने ये बोले हैं श्रृंगार काल, जो 1700 से 1900 ईस्वी का समय जो था हिंदी साहित्य में, उनको क्या बोले हैं? श्रृंगार काल बोले हैं। तो क्यों बोले हैं देखते हैं। उन्होंने इस काल में श्रृंगार के रस की प्रधानता को ध्यान में रखकर इस काल को श्रृंगार काल कहा। ये जो समय था फ्रेंड्स, श्रृंगार रस की प्रधानता देखा गया। ठीक है, तो इसलिए इसको श्रृंगार काल कहा गया। परंतु यह नाम युक्ति संगत नहीं लगता, क्योंकि रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार के अलावा अन्य रसों की कविताएं भी लिखी हैं, जैसे भक्ति परक एवं नीति परक रचना। लेकिन पूरा नहीं कहा जा सकता है कि श्रृंगार काल, इसमें जो है सो ये समय में भक्ति परक कविताएं भी लिखी गई, नीति परक भी रचनाएं लिखी गई हैं, तो सिर्फ श्रृंगार काल ही क्यों बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स इसका विपक्ष हो गया। ठीक है, विपक्ष कथन हो गया, लेकिन इसके पक्ष में जो है सो कहा जा सकता है कि श्रृंगार रसों की प्रधानता देखी गई है। ठीक है, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं इस समय को रीतिकाल बोलते हैं। तो रीतिकाल क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनके प्रति क्या रुझान थे, क्यों बोले ये रीतिकाल, इसके प्रति जितने भी शब्द देखते हैं, इन्होंने एक परंपरा की प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण रीतिकाल किया, एक परंपरा के अनुसार किए हैं, परंपरा की प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, उनका मत है कि इन रीति ग्रंथों के रचयिता भावुक सहृदय एवं निपुण कवि थे। जो उनका मत है कि इन जो रीति ग्रंथ थे, इसके रचयिता जो थे भावुक सहृदय एवं निपुण कवि थे। इस समय के जो रीति ग्रंथों के जो रचयिता थे, यानी कि कवि थे, लेखक थे, जितने भी थे, उनका जो दिल था, हृदय था, भावुक था और निपुण कवि थे। वो उनके अंदर कोई किसी तरह का कमी नहीं था इनके प्रति। ठीक है, अब देखिए उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्य अंगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। उनका जो उद्देश्य था कविता करना ही था। ठीक है, काव्य अंगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना था उनको। अब देखिए अतः उनके कारण बड़ा भारी कार्य हुआ कि रसों विशेषता श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरल हृदय का ही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण मात्रा में प्राप्त हुए। उनके कारण क्या हुआ, भारी कार्य हुआ, एक बहुत ही बड़ा काम हुआ कि रसों विशेषता श्रृंगार रस में अलंकारों के बहुत ही सरल हृदय का एक उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण मात्रा में देखने को मिलने लगे। श्रृंगार रसों का, अलंकारों का जितने भी थे, यानी कि वो सारा अत्यंत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलने लगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बताना स्टूडेंट्स। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो ये आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज्वाइन करें। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस भी होंगे। ये जो है 399 का हिंदी मेजर पेपर IRC, और इसके साथ ही सारा कॉमन कोर्स का कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, जो 399 लगाएंगे उसको प्राइवेट ग्रुप्स में जोड़ दिया जाएगा, और उसके साथ ही स्टूडेंट्स उनके लिए स्पेशल PDFs मिलेंगे। ठीक है, PDFs मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके साथ ही बहुत सारा चीज़ मिलेगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जरूर से चेक कर लीजिएगा क्या क्या मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप लोग को कॉमन कोर्स ही सिर्फ चाहिए तो 99 में हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से ज्वाइन करें फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बनाए तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट तो होंगे ही। तो इस वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ अगर प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही बताना फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे आने वाले समय में आपको बहुत लाभ होने वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।